बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, हम बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ की और हम बात करते हैं राइट्स की। लेकिन अगर मैं आज बात करूं कि पाकिस्तान का 50% जो कि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उनको हम कितने राइट्स देते हैं या उनको हम कितनी अहमियत देते हैं। बात तो हम करते हैं कि हमने आगे जाना है, तरक्की करनी है, लेकिन जब बात आती है राइट्स देने की, जब बात आती है उनके हकूक़ों की, जब बात आती है उनको एक्नॉलेज करने की, तो मेरे ख्याल में हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोग आज तक औरत को वो मकाम नहीं दे सके जिसकी वो हकदार है। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में इस पर बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है नीलोफर बख्तियार ने। आप चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन बराए वकार ख़वातीन। थैंक यू वेरी मच जी नीलोफर जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नीलोफर जी, हम हमेशा बात करते हैं कि हमने अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, लेकिन अगर मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा आज बेहतर हो। फिर हम बात करते हैं अपनी पॉपुलेशन की, जो कि 22 करोड़ से ज़्यादा है, जिसका 50% ख़वातीन पर है। लेकिन उन ख़वातीन के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मैन, हम लोग कुछ भी करने से कासिर हैं। बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद करते हुए पता नहीं कोई चीज़, कोई हिंड्रेंस हमारे सामने आती है कि हम उनको वो राइट्स आज की तारीख तक नहीं दे सके। डू यू एग्री ऑन दैट जी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पिक्चर है वो इतनी ग्लूमी नहीं है। पाकिस्तान भी बदल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ख़वातीन की तकदीर भी बदल रही है। आज आप देखें तो सही, पाकिस्तान हर फील्ड में ख़वातीन को नुमाया कर रहा है। हमारे पास पाकिस्तान आर्मी के सर्जन जनरल 3 स्टार जनरल आ गई है खातून। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें, हमारे पास जस्टिस आयशा मलिक आ गई हैं। हमारी क्रिकेटर्स को देखें, फुटबॉलर्स को देखें, हमारी विमेन विद स्पेशल नीड्स को देखें, तो दे आर एक्सेलिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी बात है कि अभी हमें बहुत सारी पेशरफ्त करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक हो गया है। एक्सेस टू जस्टिस इज स्टिल एन इशू, हरासमेंट एट वर्क प्लेस स्टिल एन इशू, और सेफ प्लेसेस जो ख़वातीन के लिए सोसाइटी में हमने क्रिएट करनी है, वो चैलेंज है। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि हमने ख़वातीन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देनी है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एहसास प्रोग्राम है उस पर एक बहुत मेजर फोकस है ख़वातीन के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरी की तरफ नज़र आती हैं। हमारा जो सेट ऑफ प्रो विमेन लेजिस्लेशंस है, अगर आप वो देखें मंसूर साहब, तो वो पूरे एरिया में इस वक्त एक एग्ज़ाम्पल है। कुछ ममालिक ने वो शेयर किए हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने आज बना दिए हैं कवानीन ख़वातीन के हिसाब से। और हमारी जो पार्लियामेंट में बैठी हैं रिजर्व सीट्स पे औरतें और डायरेक्टली इलेक्टेड, वो नंबर तो आपको और कहीं नज़र ही नहीं आते। हम माशाल्लाह विल एक्सेल एट द ग्रास रूट्स ऑल्सो। सो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, मेरी पिक्चर इतनी डिसमल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुझे आपने अभी 2-3 एग्जांपल्स दी और ऑब्वियसली ये एग्जांपल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। हमारी 3 स्टार जो जनरल हुई हैं उनकी आपने बात की, जस्टिस आयशा की बात की, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये एग्जांपल सरफेस हो रही हैं। आपको लगता है 1947 से लेकर आज तक, और आज जब 2022 शुरू हो चुका हुआ है, मार्च में हम लोग बैठे हुए हैं, डू यू रियली थिंक सो कि ये 2, 3, 4, 5, 10, 15 एग्जाम्पल्स दे आर मोर देन इनफ अगर हम बात करें पाकिस्तान को आगे ले जाने की? और ये तमाम वो ख़वातीन हैं जो अपने पैरों पर चल कर आगे आई हैं और इन्होंने एक सक्सेस स्टोरी बनाई है। मीन्स के इनको अपॉर्चुनिटी दी गई तो इन्होंने डिलीवर किया। अपॉर्चुनिटी किस हद तक देना इंपॉर्टेंट है? अपॉर्चुनिटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगी, और ये काम गवर्नमेंट्स का है और सोसाइटी का भी है। अब आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं। देखिए, अगर एक औरत इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाती है तो फिर वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसका। उस औरत की जो इनकम होती है वो री इन्वेस्ट करती है सोसाइटी में, अपने बच्चों की तालीम पे, अपने बच्चों की सेहत पे। और अगर एक आदमी कमाता है तो वो और बहुत सारी चीज़ों की तरफ देख रहा होता है। उसने गाड़ी बदलनी है, उसने घर नया खरीदना है, उसने री इन्वेस्ट करना है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आदमी की प्रायोरिटी फैमिली नहीं है, लेकिन औरत की ज़्यादा है प्रायोरिटी।
तो मैं समझती हूँ कि हमें अभी बहुत पेशरफ्त करनी है। हमने अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो माशरे में नुमाया किरदार अदा कर सकें। सारी बच्चियों के पास, पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पास हम नहीं पहुँच पा रहे। और इस वक़्त देखिए, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तरजीहात वैसे भी बहुत मुश्किल हैं। हमने अभी अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, 3 साल का विज़न दिया है पाकिस्तान की औरत के लिए। लेकिन वी आर एट द मोमेंट द ओनली फेडरल लेवल वुमेन मशीनरी। अभी हम कमीशंस बेहतर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं सारे सूबों में। अभी बड़ी पेशरफ्त बलूचिस्तान के सूबे में हुई है। हमारा विमेन कमीशन बलूचिस्तान का परसों अनाउंस हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ चेयरपर्सन फॉर द बलूचिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। फिर हमने एक बिल बनाया गिलगित बल्तिस्तान की औरत के लिए, तो वो बिल असेंबली में पास हो गया है। अब जीबी में भी खवातीन का कमीशन बन जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है कि बहुत जल्द ये कमीशंस अमल में आ जाएं ताकि हमारे आर्म्स हों। 18 तरमीम के बाद हमारे पास तो खवातीन की कोई मशीनरीज ही बाकी नहीं रह गई हैं। आपको पता है, सूबों में खवातीन की वजारतें ही मौजूद नहीं है सवाए 1-2 के। तो विमेन डिपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे, अब उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ज़्यादातर ये डिपार्टमेंट्स सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास हरासमेंट वर्क प्लेस के लिए ओम्बुड्स पर्सन्स हैं, फेडरल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे है। उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के केसेस आते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले, लैंडमार्क फैसले भी हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त है, तब्दीली की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन सब अच्छा है ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। आपने अभी स्ट्रैटेजिक प्लान की बात की और ऑब्वियसली आपने बताया बिल्स भी पास हो रहे हैं। नीलोफर जी, ये बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्स हमारे मुल्क में हमेशा पास होते रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू आपने खुद हाईलाइट किया है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर है। एंड पोस्ट 18वीं तरमीम सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। आपको वो अपॉर्चुनिटी या आपको वो विंडोज़ शायद नज़र नहीं आती ख़वातीन के लिए, जो कि उनका राइट है, लेकिन शायद ये सोसाइटी, ये कल्चर, ये निज़ाम उनको देने से कासिर है। इसको एड्रेस करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, एडवोकेसी एक बहुत बड़ा हथियार है इस वक्त हमारे लिए। इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने कराने हैं ये कवानीन, तो उस औरत को बताना तो है ना कि ये कवानीन तुम्हारे लिए हमने बना दिए। तो अभी जो एक मेजर काम कमीशन ने उठाया वो ये है कि इन कवानीन की हम आसान फहम ज़बान में तर्जुमे कर रहे हैं, कार्टून फिल्म्स बना रहे हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं, और हम गली गली गांव में इनके इश्तिहारात लगवा रहे हैं, इनकी व्यूइंग ऑफ द फिल्म्स कर रहे हैं, ताकि जो घर पे बैठी हुई औरत है या खेतों में काम करती हुई औरत है, जो सिर्फ बच्चों को दूध पिलाना जानती है और रोटी पकाना जानती है, उसको भी तो पता होना कि हरासमेंट के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कोई कानून बना दिया है। और फिर सबसे बड़ा काम हमारे पास ये आ गया है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उन तक भी इन कवानीन की रसाई नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे सड़कों के ऊपर चलने वाली खवातीन की राय आए। ये ना हो कि मैं सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में ये कंसल्टेशंस करूँ और मैं विमेन पार्लियामेंटेरियंस तक अपनी रसाई रखूँ। मैं ग्रास रूट की औरत से भी बात करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेजिंग की ज़रूरत है। लोगों को नहीं पता कि ये कवानीन बन गए हैं, लोगों को नहीं पता कि ओम्बुड्स पर्सन का दफ्तर कहाँ है और वहाँ एक औरत बैठी हुई है ज़बरदस्त किस्म की, जो उनके हक़ में फ़ैसला दे सकती है। अच्छा, फिर माशरे में डर खौफ बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब मीडिया में हाई लेवल रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। एक तरफ तो हमें इसका बहुत फ़ायदा होता है कि देखिए, जब केस हाई प्रोफाइल पे चला जाता है, जैसे अब नूर मुकद्दम का केस था, उस पर पूरे मुल्क का मीडिया देख रहा था, हम भी उसको मॉनिटर कर रहे थे, मैं खुद उस रोज़ कोर्ट रूम में मौजूद थी। तो उससे फ़र्क पड़ा, राय भी बदली, लोगों की भी बदली, उसके वालिदैन ने भी जुर्रत की, उन्होंने केस को परसू किया। अगर उसके वालिद वहाँ ना खड़े होते मंसूर साहब, तो ये कभी केस का फ़ैसला ना आता जो आज आया है। तो मैं तो खराज तहसीन पेश करती हूँ उन ख़ानदानों को जो अपनी बेटियों के लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। मैंने आपके साथ उस्मान मिर्ज़ा केस के ऊपर प्रोग्राम भी किया था और उसके बाद नूर मुकद्दम के ऊपर भी बात होती रही है।
इशू एक्चुअली में ये है कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है। एक चीज़, नूर मुकद्दम कत्ल केस हाईलाइट हुआ, मीडिया ने उठाया, उनके वालिदैन ने इसको हाईलाइट किया, इस्लामाबाद के अंदर ये इंसिडेंट सामने हुआ था, सो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ, या जब आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी सिस्टम को एड्रेस करें, सो उसमें हाईलाइट किए बगैर भी जब तक एक आम लड़की को इस चीज़ की अश्योरिटी नहीं होगी कि मैं जब भी बाहर जाऊंगी मेरे साथ कुछ ज्यादती या कुछ गलत नहीं होगा, ये ट्रस्ट लेवल मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है इस निज़ाम के ऊपर होना। देखिए, निज़ाम ठीक करना तो माशरे की जिम्मेदारी है। कानून बनाना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ट्रेन करना, उनकी अवेयरनेस रेजिंग करना, ये तो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन सोसाइटी को भी खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारी है। आज इतनी तब्दीली आ गई है कि फूड पैंडा के लिए एक बच्ची घर से निकलती है, उसने हेलमेट पहना है, वो मोटरसाइकिल पे है और वो रात के वक्त होम डिलीवरीज कर रही है। तो कुछ तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाया है ना, हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लेकिन जहाँ जाके वो घंटी बजाती है, उस घर के अंदर से कौन मर्द बाहर आता है और वो कैसे बिहेव करता है, वो जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। सो ये एक मुश्तरका एफर्ट है, हमें इस चीज़ को आपस में मिल के करना होगा। ना पूरी जिम्मेदारी इधर डाल सकते हैं, ना माशरे का एक सेगमेंट संभाल सकता है। अब जैसे आज औरत मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो औरत मार्च जो है, ना एक ग्रुप अपना एक्सट्रीमिज्म दिखाए ना दूसरा ग्रुप अपना एक्सट्रीमिज्म दिखाए, तो फर्स्ट क्लास है। इंटरनेशनल वुमेन डे 1975 से अक़वाम मुत्तहिदा सेलिब्रेट कर रहा है, और पाकिस्तान, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब बड़ी हुई और इस मार्च में मैं शामिल हो गई, तब से हम ये इंटरनेशनल वुमेन डे की कैंडल लाइट विजिल करते थे, वॉक करते थे, शराय फैसल पे चलते थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो हिजाब पहन के वॉक कर रहे हैं वो पाकिस्तानी औरत का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरे कहते हैं कि जिन बच्चों ने जीन पहनी है वो पाकिस्तानी औरतें नहीं हैं। ये फैसला करने वाले हम कौन हैं? ये फैसला हुकूमत नहीं कर सकती, ये सोसाइटी को करना होगा। ये जिम्मेदारी सोसाइटी की है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चियों को हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, चाहे वो बुरके में औरत हो, चाहे वो पैंट में औरत हो, लेकिन वो पाकिस्तानी बच्ची है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपने राय का इजहार का हक देता है। लेकिन इसके बाद मुआशरे की क्या जिम्मेदारी है? उनके स्लोगन्स को कैसे दिखाया जाता है, ज़ूमैनी कर दिया जाता है। वो इश्तिहार कुछ लेके निकलती हैं घर से, लेकिन बैनर कुछ और दिखा दिया जाता है। एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये एक सवालिया निशान है, और मैं समझती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। हमें मिडल पाथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। देखिए, 8 मार्च को कमीशन जो है वो ख़वातीन की ग्रास रूट लेवल की एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उसमें हम लोकल बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पूरे मुल्क की कंसल्टेशन किया है, और उस दिन में आखिरी सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम मेजर पार्टीज़ के आगे रखने जा रही हैं। अब ये कितनी बड़ी स्टेक है, आप देखें। अगर ये 33% की नुमाइंदगी हमें मिल गई, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो खुद ब खुद तहफ़्फ़ुज़ भी माशरे में आ जाएगा। तालीम के ऊपर भी वो औरतें काम करेंगी। हम ये भी कह रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट में काउंसलर्स इलेक्ट होके आएंगी ख़वातीन, उनको इख्तियारात दिए जाएँ, उनको मराद दी जाएँ, उनको चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की पोजीशन दी जाए, डायरेक्ट इलेक्शन के टिकट 5% दिए जाएं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है, बजाय इसके कि हम इस लड़ाई में चल पड़ें कि कौन सी औरत है जो ख़वातीन मार्च में हिस्सा ले रही है। तो ये गलत बहस में अगर हम चल पड़े तो ख़वातीन का एजेंडा उलट जाएगा, और मेरी कोशिश ये है कि इस दफ़ा हम अपने एजेंडे पे फोकस्ड रहें। ठीक है। अच्छा नीलोफर जी, दो चीज़ें, एक तो 6 महीने हो गए आपको ऑफिस में, अचीवमेंट्स के बारे में ज़रा बताइएगा, और दूसरा ये जो विमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस, चाहे घर हो, ये जो हो रही है, इनको एड्रेस करने के लिए क्या कोई पॉलिसी कोई ऐसी बनाई जा रही है, या कोई ऐसी अवेयरनेस आप समझते हैं जिसके बाद, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट तकरीबन कोई 12-13 करोड़ इस मुल्क के जो रहने वाले हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं,
12.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शायद आज भी एक सबसे बड़ा इशू है कि वर्क प्लेस के ऊपर हरासमेंट हो रही है, रास्ते में चलते हुए हरासमेंट हो रही है, एंड इसको एड्रेस करना मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू है। जी देखिए, इस वक्त जो हमारा प्रायोरिटी एरिया है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वायलेंस इज़ द टॉप प्रायोरिटी एरिया। और अभी हमने 16 डेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की मुल्कगीर एक बहुत मुतहर्रिक एक्टिविटी की है, जिसमें मैं ख़ुद पाकिस्तान के हर सूबे में गई हूँ, और मैंने सिर्फ इसको कैपिटल्स तक महदूद नहीं किया। अगर मैं बलूचिस्तान गई तो मैं हरनाए तक पहुंची हूँ। अगर मैं AJK गई हूँ तो मैं उसको रिफ्यूजी कैंप्स तक लेके गई हूँ उस एक्टिविटी को। और इसी तरह अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान में थी तो मैं आगे गुलमीत और हुंजा और कहाँ की औरतों से मुलाकातें की, उनकी अवेयरनेस रेजिंग की है, उनको उनके हकूक़ के बारे में बताया है, उनकी मुश्किलात सुनी है फर्स्ट हैंड, खुली कचहरियाँ लगाई हैं। तो यही कुछ पेशरफ्त हो सकती थी, लेकिन काम अभी बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है। कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि जो लेजिस्लेशंस बने हुए हैं प्रो वुमेन, उनको मज़ीद लोगों तक पहुँचाया जाए, और हम ऐसी अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स चलाएं जिसमें ख़वातीन को पता हो कि ये पुलिस का मोबाइल नंबर है जो उन्होंने खड़े खड़े कॉल करना है। और देखिए, इस वक्त बहुत आसान हो गया है। पंजाब पुलिस ने अपना एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर पूरी एक उन्होंने चीज़, आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करना है बच्चियों ने, और उनकी एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो जाती है। वो कहीं चल रही हो, बस में हो, कॉलेज जा रही हो, स्कूल की बच्ची हो, तो ये चीज़ें मौजूद हैं। और मैंने खुद ट्राई किए हैं ये हेल्पलाइंस जो हैं मुख्तलिफ सूबों में, और बड़ी इफ़ेक्टिव है। मैं ये नहीं बताती कि मैं कौन बोल रही हूँ, फिर मैं नोटिस करती हूँ कि उनका पीरियड कितना होता है, वो कितने टाइम में मेरे पास वो मदद पहुँचती है। ज़्यादातर जो है वो ये बहुत एक्यूरेट है। कुछ में गलतियाँ थी, मैंने रिपोर्ट की हैं, मगर अब इनके बारे में पता किसी को नहीं। बिल्कुल सही। और अगर पता है तो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता कोई। मैं पूछती हूँ, भाई आपने उसको डाउनलोड किया है? नहीं मैम, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सो ये जो हमारा एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स ये जो मेजर इश्यूज हैं, जब हादसा हो जाता है उसके बाद आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीलोफर बख्तियार, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टाइम। व्यूअर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, आपने जवाब दिया ये तो अल्लाह को पता है। उस शख्स ने दोबारा पूछा कि कोई निशानी बताएं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये बेटियां माओं को जलील करेंगी तब क़यामत आएगी। बेटों का नाम नहीं मेंशन किया, क्योंकि बेटे हमने देखा है अक्सर गुस्ताख भी होते हैं, माँ बाप के नाफरमा बरतार भी होते हैं, लेकिन बेटियों से एक बहुत एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होता है, एक बहुत समझा जाता है कि ये फर्मा बरदार ही होंगी। एक तरफ ये है कि ये अहमियत है एक औरत की, और दूसरी तरफ आपको याद होगा पुराने ज़मानों में बच्चियां जब पैदा होती थी तो उनको दफन कर दिया जाता था। आज अगर आप अपनी बेटी से पूछे बगैर उसका कहीं रिश्ता कर रहे हैं, अगर आज आप उसको किसी फैमिली प्रेशर में लाकर उसका कहीं रिश्ता कर रहे हैं जहां पर वो रिश्ता नहीं करना चाहती, तो आप वही कर रहे हैं जो आज से सालों पहले किया जाता था दफन करने का। ऐसे निकाह नहीं होते, और ये चीज़ मेरे ख्याल में इसको और ऐसे निकाह को बातिल करार दिया गया है। सो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस, ये दो आपको जो चीज़ें बताई हैं, एक हदीस और ये, इसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरा रिलीजन, आपका रिलीजन, हम सबका जो दीन है इस्लाम, वो भी हमें इस चीज़ की डायरेक्टली बताता है हमें कि हमारे नज़दीक औरत का क्या मकाम है। औरत के साथ किसी भी किस्म की, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, किसी भी किस्म की जोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। और जो लोग, जो मर्द ये समझते हैं, जो माएँ, जो बाप, जो भाई ये समझते हैं कि हम इनको प्रेशर में ला के वास्ते देकर इनसे कुछ ऐसा करा लेंगे, तो ये सारा गुनाह जो है ये उनके सर पर आता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बड़ी ही दिलचस्प है इस वक्त।
मौलाना फजल रहमान ने 48 घंटे का टाइम दिया और आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इतवार को, तो वो 48 घंटे गुजरे हुए भी तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही। दूसरी तरफ बिलावल साहब ने 5 दिनों का टाइम दिया, जिसमें से 3 दिन गुजर गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें या असेंबलियाँ तोड़ दें। उसके साथ साथ हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून, वो कहती है कि जी बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन चौधरियों को पंजाब की वजारत आला देना ये नहीं हमारे हिसाब से ठीक। शाहिद खान अब्बासी साहब ने इसका भरमला इजहार भी कर दिया और वो कहते हैं कि जी 5-7 सीटों की जमात को क्या वजारत आला देनी चाहिए। और उसके बाद एक कहानी ये भी है सुनाई जो हमें जा रही है कि जी हमारे नंबर पूरे हो गए हैं। कल हमारी प्रोग्राम में सेनेटर गौस खान नियाजी साहब कह रहे थे कि जी हमारे पास ये जो 3 ग्रुप है, ये इनके मेंबर्स हमारे साथ उनका है एक अंडरस्टैंडिंग और वो हमें ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा जहांगीर खान तरीन मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर गए थे और अब मजीद उन्होंने कहा मैं 2 हफ्ते तक वापस नहीं आऊँगा। हो क्या रहा है? और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं। उन्होंने सारों को बुला के कहा है आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नंबर हमारे पूरे हैं। कीपिंग इन माइंड का अपोजिशन कह चुकी है कि अंपायर न्यूट्रल है। सो क्या न्यूट्रलिटी हो रही है और किस तरफ सियासत जारी है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अतर काजमी में, वेरी वेल रिनाउंड एनालिस्ट हैं, बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अतर काजमी, आपसे मैं बात करता हूँ, ये हो क्या रहा है? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है? बिलावल की स्टेटमेंट क्या है, मौलाना की स्टेटमेंट क्या है? पहले मुझे जरा ऑपोजिशन का एनालिसिस कीजिएगा, ऑपोजिशन क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, ऑपोजिशन अपनी सियासी सर्वाइवल की जंग कर रही है। अगर कोई ये समझता है कि ऑपोजिशन सीरियस नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में, तो मेरे ख्याल में मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा। ऑपोजिशन डेड सीरियस है। उनको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा होगा तो आगे सिस्टम में हमारे लिए गुंजाइश बनेगी। तो इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि गुज़िश्ता 2.5-3 साल से ऑपोजिशन की ये सिंसियर कोशिश है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया जाए। अब वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए कि उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। जिस तरह आपने जहां पे चौधरियों का जिक्र किया, इनके मफादात एक दूसरे से टकराते हैं। अगर पीपल्स पार्टी को कुछ पंजाब में काबिल कबूल है तो नून लीग को वो नहीं है। अगर मौलाना किसी चीज के ऊपर राजी होते हैं तो उस पर नून लीग को इख्तलाफ हो जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ ये अभी तक कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुए। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, पिछला अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके हिस्से में तो मायूसियां और नाकामियां ही लिखी हुई हैं। इन्होंने हर मौके पे कहा कि यार पार होगा, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, इस्तीफे दे देंगे। तो ये कुछ भी अचीव नहीं कर सके। तो उनकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी आपको बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से फारिग किया जाए। ठीक हो गया। अलीना, आपकी तरफ मैं आता हूं। इमरान खान साहब चौधरियों की तरफ गए, चौधरियों के बारे में वो जो कहते थे हम सबको पता है। उसके बाद एमक्यूएम के भी साथ मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद जीडीए को भी कहा जा रहा है, पहले उनको वफाकी वजारतें भी दे दी हैं, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का भी कहा जा रहा है, साथ कहा जा रहा है कि जी सूबाई हुकूमत के अंदर भी लोगों को ऐड करेंगे। खान साहब को परेशानी है या नहीं है? क्योंकि अपेरेंटली तो वो सबको कह रहे हैं कि नंबर हमारे बिल्कुल ठीक है। मंसूर, खान साहब का मेरे ख्याल से ये जो मैदान में उतरना उनको जो पड़ा है वो नेचुरली ऑपोजिशन का प्रेशर तो है और फील भी हो रहा है। चाहे ऑपोजिशन की हिकमत अमली को कितना जितना भी क्रिटिसाइज इंसान करे, या एक पेज पे सारे नहीं नजर आते, अलग अलग डेडलाइन दी जा रही हैं, 48 घंटे का पहले मौलाना साहब के जाने से टाइम दिया गया, उसके बाद भी अभी भी सोच विचार किया जा रहा है। लेकिन खान साहब का मैदान में उतरना, अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें जो पहले कभी इस किस्म के मनाजर जो है नहीं देखने में आए, वो इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि जी प्रेशर गवर्नमेंट फील कर रही है, तभी आपको रिलीफ पैकेजेस भी आवाम को देना पड़ रहा है। अगले बजट तक आपने कह दिया, डिस्पाइट कि जी ग्लोबल थ्रेड भी इतना है प्राइसेस का जो एस्केलेट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आवाम को भी रिलीफ देना है, आपने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें करनी है। तो खान साहब को नेचुरली एक प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन मैं साथ साथ ही कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि जाहिरी मुलाकातें सब देख रहे हैं,
लेकिन कुछ मुलाकातें खुफिया हैं। मंसूर, मैं आपको यहाँ पर जिन जिन जराए से मेरी बात हो चुकी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर यहाँ पर करती चलूँ कि वजीर आजम इमरान खान साहब को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। वजीर आजम इमरान खान साहब को जी जराए के मुताबिक लिस्ट थमाई गई है, उनको लिस्ट पकड़ाई गई है जिसमें तकरीबन जो है वो 25 एमएनएस का जिक्र किया गया है कि जी 25 मेंबरान असेंबली उनके मुनहरिफ होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, जिसमें से 25 में से 20 तकरीबन कहा जा रहा है कि जी ऑपोजिशन को उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है कि आया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मोशन में वो जो है वो राजी हैं, और 5 के करीब तकरीबन कहा जा रहा है कि उनमें इन 25 में से 5 जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनकी भी रजामंदी हासिल हो जाएगी, उनसे इब्तदाई जो है वो मुलाकातें हो चुकी हैं, सो लिहाजा उनको भी मना लिया जाएगा। सो ये 25 के करीब एमएनए से आपको पता है फवाद चौधरी साहब ने भी इसका जिक्र इसको कंफर्म कर दिया था कि जी पैसे चल रहे हैं। आया कि पैसे चलाने में सिर्फ ऑपोजिशन का ही इस वक्त रोल नजर आ रहा है, हुकूमत का भी रोल उतना ही है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है। लेकिन मेरी एक वफाकी वजीर से बात हुई थी और उनके मुताबिक जब मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये वाकई में ये बात दुरुस्त है, तो जी उन्होंने भी कंफर्म किया कि जी इन तमाम ये जो लिस्ट आई है वजीर आजम इमरान खान साहब के पास, इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि जी 2 फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, एक फॉर्मर जो है वो मिनिस्टर, वो भी एक साबिक यानी कि वजीर भी जो है इसमें शामिल है, और जो तकरीबन जो इन एमएनएस का ताल्लुक बताया जा रहा है इनमें से वो कराची, पंजाब और केपी से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। तो अगर 25 के करीब अगर इन मेंबरान का आपको थ्रेट है हुकूमत को कि हुकूमती नंबर्स अगर लेने में ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी मंसूर क्लेम कर रही है कि हमारे पास यहाँ पर ऑपोजिशन के लिए वो ये बात बोल रही है, वो बात दोहरा रही है कि जी हमें हुकूमती भी जो है वो नंबर हमारे पास यहाँ पर है, लिहाजा देखना होगा। लेकिन देखना होगा मंसूर, ऑपोजिशन के लिए ये आसान अगर से नहीं होगा कि भाई अपने बंदे भी आपको लेकर आने हैं और आपने हुकूमत के भी बंदे लेकर आने हैं, तो ये आसान तो नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट की हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो 2 मोशंस लाई गई हैं, आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी लेकर आई गई थी और उस वक्त की उनकी बड़ी 1989 में बड़ी वीक गवर्नमेंट थी, लेकिन उस पे भी 12 वोट की कमी से वो नाकाम हो चुकी थी। शौकत अजीज साहब के भी दौर में लेकर आया गया, तो ये इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अतर, मुझे एक चीज बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस दिन प्रोग्राम के अंदर थे, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कह रहे थे, कल प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब थे, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। सर, तो अब सिचुएशन थोड़ी सी ये है कि नून लीग कह रही है कि जी 38 जो ट्रेडी बेंचेस के एमएनएज हैं वो हमारे साथ हैं, और उनके अंदर से 16 को हमने शॉर्टलिस्ट किया और 10 को हमने टिकटें भी कंफर्म कर दी हैं कि हम तुम्हें टिकटें भी देंगे। सो नंबर गेम का हमें इशू नहीं है। सो ये चीज कन्वे की गई है शायद पीपल्स पार्टी को कि जी आप काफ लीग को अंदर नहीं भी डालेंगे तो हम चीजें क्लियर कर लेंगे। इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मतलब मेरे तो ख्याल में कुछ 60 से ज्यादा ऐसे एमएनएज हैं जो नून लीग के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं जिन्होंने कंफर्म किया है, पर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं, गालिबन वो यूगोस्लाविया की पार्लियामेंट में होंगे, इसलिए कि अगर इनके पास है सब कुछ तो फिर ये इंतजार किसका कर रहे हैं? मतलब अभी तक इनको इंतजार किसका है? अगर ये हुकूमत को खत्म कर सकते हैं, इनके साथ इतनी बड़ी तादाद में हुकूमती एमएनएस भी शामिल हो गए हैं जिनमें वफाकी वजीर भी शामिल हैं, तो फिर इंतजार किस चीज का है? क्यों आए रोज अपनी सुबकी करवाते हैं? क्यों मौलाना साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को आए रोज बयानात दे के फिर उनकी जो है उनसे आवाम सवाल पूछती है कि मौलाना आपने तो 48 घंटे दिए थे, आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अब तो 80 घंटे से भी ज्यादा हो गए, तो फिर सहाफियों को भी मौका मिलता है कि वो मौलाना के बयानात सबको याद करवाएं। तो मसला ये है कि इनके नंबर अभी तक नहीं पूरे हुए। ये जो मर्जी कहते रहे, जिस दिन इनके नंबर पूरे हो गए, ये एक दिन भी देर नहीं लगाएंगे, तहरीके अदम एतमाद लेके आ जाएंगे। बिलावल साहब ने गुज़िश्ता रोज भी अपनी तकरीर के दौरान कहा कि बाय द टाइम मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अगर इनके नंबर पूरे होते तो अब तक आ चुकी होती। इनकी जितनी भी देखें ना आप, इनके जितने दावे देख लें, ये वही जमात है ना जो कह रही थी कि दिसंबर में आ रहे हैं मियाँ साहब, जनवरी में मियाँ साहब आ रहे हैं, हुकूमत जा रही है, उस्मान बुज़दार गुज़िश्ता 3 सालों से चेंज हो रहे हैं, तो आज तक एक दावा एक खबर इनकी दुरुस्त साबित हुई? तो इनकी जितनी भी सियासी हिकमत अमली रही है अभी तक, वो उसने बैकफायर किया। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कोई मेरी खबर या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश वो है कि हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, इमरान खान को घर भेजना है। हकीकत
हकीकत यह है कि इमरान खान आज भी हुकूमत में है, सेंटर में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी हुकूमत में है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में है, कश्मीर में भी हुकूमत में है, और उसके किसी वफाकी वजीर ने, किसी ने यह ऐलान नहीं किया कि हम हुकूमत को छोड़ के जा रहे हैं। इत्तेहादी भी अभी सारे कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हकायक है। बाकी अगर इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया जिसके ऊपर ये अमल दरामद कर सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद हो सकता है कि ये ले आए, मुझे लगता है कि ये ले भी आएंगे, जितनी ये सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चीज इनके हाथ में है वो यही है कि इस हुकूमत के जाने की दुआ करें या इमरान खान को इज्तिमाई बदवाएं दें। उसके अलावा इनके हाथ में इस वक्त और मुझे कुछ नजर नहीं। ठीक हो गया। अलीना, एक और सिनेरियो जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी कंफर्टेबल है, और कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर स्टेक नहीं है इसलिए वो कंफर्टेबल हैं, और बिलावल भी कंफर्टेबल है। बिलावल ने कहा है कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही को ऑलरेडी इन लोगों ने स्पीकरशिप ऑफर की हुई है, सो अगर उनको हमारे साथ आना है तो वी हैव टू ऑफर हिम मोर। इसका अगर हम एक एनालिसिस करें कि क्या चौधरी परवेज इलाही एज वजीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून में किसी भी शख्स को काबिल कबूल होगा, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ रहा हूं। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात आती है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी, एक तो गिला भी हम सबका ये होना चाहिए कि जी पीपल्स पार्टी को 3.5 साल के बाद जो है आप आवाम का दुख और आवाम का जो है वो दर्द का एहसास करते हुए आप बाहर निकलें, और आप कह रहे हैं कि जी आपके निकलने से, आपके स्मार्ट से जो है वो इमरान खान डर गए हैं। तो मेरे ख्याल से फिर ये डराना वाला जो सिलसिला था ये पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। ये 3.5 साल तक जो है वो अगर आपके प्रेशर में आके अगर कीमतें कम होनी थी तो फिर तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था ना, फिर तो ये आवाम के बेहतरी के लिए होता है। लेकिन जब ये वजीर आज़म इमरान खान साहब से मोनिस इलाही साहब की मुलाकात और जब ये तमाम चीजें, और उसके बाद जब देखें ऑप्टिक्स की गेम है अगेन, मोनिस इलाही साहब का आपको ट्वीट भी का मैं हवाला जरूर देना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए जो है वो काम करेंगे और हमने हमेशा कमिटमेंट्स को ऑनर किया है। तो लिहाजा हमने नस्लों से अपनी कमिटमेंट्स निभाई हैं। जी 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 नस्लों से कमिटमेंट्स निभाई है। तो उनका टिल्ट जो है वो किस तरफ जाएगा ये भी सबके सामने है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन को कोई उम्मीद लगा के बैठना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अब आ गए हैं मैदान में, और उनकी जो है वो ज्यादातर कोशिश यही होगी कि जी इत्तेहादियों को मना लिया जाए हर तरह से, और ये जो है वो मामलात को जो है वो जरा बेहतरी की तरफ अपने लिहाज से और हुकूमत के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन की तरफ लेके जाया जा सके। जी बिल्कुल सही। अतः एक और चीज जो इत्तेहादियों की अगर हम बात करें, MQM हमेशा से ही नाराज रही है, हमेशा से ही हर हुकूमत में रही है, नाराजगी और वो इनका चलता रहता है। उसके बाद दो वजीर हैं इनके, एक तो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से बना लिए कानून वाले, वो हम लोगों ने नहीं कहा था लेकिन हमारा एक वजीर है, लेकिन हैं दो वजीर। उसके बाद GDA आ गया, GDA के अंदर वफाकी वजारत मिली हुई है फहमीदा मिर्ज़ा साहबा को, उसके बाद चेयरमैनशिप मिली हुई है कमेटीज़ की। काफ की बात करें, काफ के पास इस वक्त 2 वफाकी वजारतें हैं, सूबे के अंदर हैं, स्पीकर हैं, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम इनके जो ज़िले हैं उनके DCs और DPOs इनकी मर्जी के लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अगर नून लीग के साथ मिलते हैं तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अगर चीफ मिनिस्टर बनता है या इनकी हुकूमत आती है तो वो एक DC भी इनकी मर्जी का लगने देंगे? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि देखें चौधरियों को पता है कि किस तरीके से शरीफ फैमिली या फिर नून लीग ऑपरेट करती है पंजाब के अंदर। हर जिले के अंदर अपनी मर्जी के इनके लोग लगते हैं, IGs किस तरह तैनात होते हैं, DPOs किस तरह तैनात होते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। तो मेरे नहीं ख्याल कि काफ लीग की कोई इतनी बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप होगी नून लीग के साथ। चौधरियों के अपने भी तहफुजात हैं और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि इन तहफुजात के हवाले से चौधरी बरादरान ने जरदारी साहब को भी आगाह किया है कि हमारी सर्टन रिजर्वेशंस हैं नून लीग के हवाले से। और दूसरा, नून लीग की भी कभी ये, जिस तरह आप कह सकते हैं कि कभी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि चौधरियों को किसी तरह भी मजबूत किया जाए पंजाब के अंदर, इसलिए कि ये वैसे ही है जैसे आप MQM को मजबूत करें सिंध के अंदर।
अगर नून लीग ये कह दे पीपल्स पार्टी को कि आप एमक्यूएम का वजीर आला ले आए सिंध के अंदर, तो हम आपके साथ हैं तहरीक-ए-अदम एतमाद में, तो क्या पीपल्स पार्टी वो मानेगी? तो ये उसी तरह है कि अगर आप काफ लीग के वजीर आला को लेके आ रहे हैं, आप तो फार्मूला पेश कर रहे हैं कि जी नून लीग को तोड़ा जाए। जो ही परवेज इलाही साहब को अगर वजीर आला बनाया गया तो ये तासुर कायम होगा, ये हकीकत हो या ना हो, तासुर ये कायम होगा कि इनके ऊपर किसी का दस्ते शफकत आ गया है, कोई न्यूट्रल इनके साथ आ गया है, और फिर जो दीगर इलेक्टेबल्स हैं वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो काफ लीग मजबूत होगी पंजाब के अंदर। और यही वजह है कि नून लीग की जानिब से फिर हमें इसमें मुखालफत नजर आती है। बिल्कुल सही। अलीना, मुझे बताएं, दो इस वक्त मार्च हो रहे हैं, वो मैं जब बात करता हूं मैं मिक्स हो जाता हूं। एक अवामी मार्च है जिसको बिलावल लीड कर रहे हैं लाहौर में अब, और अब इस्लामाबाद जाने की तैयारियां हैं, और दूसरा एक लॉन्ग मार्च है जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब और अली जैदी लीड कर रहे हैं। वो आके यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हमारी वजह से हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, सब कुछ किया, और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ जाके कह रहे हैं कि बस हमारी वजह से अब सिंध के अंदर जो तब्दीली आएगी आएगी। ये दोनों मार्चेस क्या हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखती है? बिल्कुल, और आपका जो पिछला सवाल था उसमें मैं ये ऐड करती हूँ, और इस सवाल के साथ भी वो बात जरूर कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए ना मंसूर, ये एक अपनी जमात की रिवाइवल की इस वक्त एक गेम है। तो उनको पंजाब में ओ जी थोड़ा जरा अपनी पार्टी की रिवाइवल के एक जरा दोबारा एक रूह जो है वो उसमें डाल दी जाए, एक री इन्विगरेट करने की वो ज्यादा स्ट्रैटेजी नजर आ रही है उनके लिए। उतना ही है, उनको मेरा नहीं ख्याल है कि उससे आगे हुआ कोई हदफ जो है अपने लिए एक असाइन भी कर रहे हैं। तो उनके लिए पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ रिवाइव करना वो ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो हमें दिखाई देने बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जिस तरह मैं पहले भी कह रही थी कि जी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो जी हमारे डर की वजह से, हमारे मार्च की खौफ की वजह से जो है वो हुकूमत जो है वो कीमतें कम करने पे आ गई है या रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रही है। लाइक आई सेड मंसूर, प्रेशर हुकूमत, देखिए बिलावल की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, हिकमत अमली नजर आ रही है, हिकमत अमली अच्छी भी समझी जा रही है, लेकिन काफी आप लेट निकले इसी अवामी इश्यूज पे जो आप जिनका हवाला दे रहे हैं उस पर आप बड़ी देर से निकले। आपको पहले निकल जाना चाहिए था बतौर ऑपोजिशन। आपको एक वाकई में एक सही मानों में एक किरदार अदा करने की जरूरत है इस मुल्क में, ना कि अभी सिर्फ बजाय ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन एफर्ट नहीं है, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, सिर्फ कैमरे के लिए ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अपनी रिवाइवल के लिए, अपनी पार्टी की रिवाइवल के लिए ऊपर ज्यादा फोकस है। जहां तक हुकूमत की जानिब से जो एक मार्च किया जा रहा है, सिंध हुकूक मार्च, या जिस तरह के हमें स्पीचेस नजर आ रही हैं, बयानात दर बयानात नजर आ रहे हैं बुज़रा की जानिब से, ठीक है, ये सेल्फ नजर आता है कि जी निशानदेही कर रहा है कि प्रेशर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रेशर फीड कर रही है जिसकी वजह से बयानात दे रही है। लेकिन मैं इसमें मंसूर एक और पॉइंट जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी की जो सिचुएशन नजर आ रही है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की जब हम हवाला देते हैं कि जी प्राइसेस मजीद एस्केलेट कर रही हैं आगे, और भी ये इंटरनेशनली प्राइसेस जो है वो मजीद बढ़ेंगी। ऐसे में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, आप ग्रोथ देखें, स्टैगफ्लेशन नजर आ रही है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपकी कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, आपकी जो है उसमें आमदन जो है वो बढ़ रही नहीं है, रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन पर नजर डालें वो भी हमें नाजुक नजर आ रही है। तो ऐसे हालात में ऑपोजिशन के पास ऐसा कौन सा न्यूक्लियर फॉर्मूला है कि वो आज इमरान खान को घर भेजेंगे और वो टेक ओवर करते हैं तो जी वो मुल्क को ऐसी, मतलब उनके पास कौन सी छड़ी है, कौन समोजा करेंगे जिसकी वजह से मुल्क जो है वो वापस से अपनी एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ जाएगा, इकोनॉमी आपकी बहुत ग्रोथ जो है आप हाई रेट पे लेके चले जाएंगे। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आपने कोई जो है वो एक कहते हैं ना कि जो एक आपके पास प्लान जो है वो नजर नहीं आता। ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी एग्जैक्टली आपके पास जो है उसके लिए कोई आपके पास स्ट्रैटेजी, आपके पास प्लान नजर नहीं आ रहा कि आप किस तरह से मुल्क की मईशत को बेहतर कर पाएंगे, आप महंगाई को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे कम कर पाएंगे। पॉइंट आ गया जी, आप डिलीट कर रहे हैं, आप करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह को आप किस तरह से सिचुएशन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अतर लास्ट में जरा आपसे पूछना है, प्लान बी की बात की अभी अलीना ने, फैक्टफ ने पाकिस्तान का नाम दोबारा ग्रे लिस्ट में ही रखा है और उन्होंने कहा है कि जी आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारी किस्मत में आ गया, पहले डू मोर नहीं खत्म होता था, अब लेकिन वो कहते हैं जी अब सजाएं देंगे आप लोग, उसके बाद फिर हम आपको एवेल्युएट करेंगे जून के अंदर। कैसे कहेंगे, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा इस पे भी।
देखिए ऑब्वियसली फैटफ के हवाले से जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हमेशा कुछ ना कुछ लेकिन आ जाता है, लेकिन अगर ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, फाइनेंसिंग का मसला है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स के कमजोर होने का मसला है, तो यहां से फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा निकल के जहां पे जाता है, जिन ममालिक में स्टोर होता है, कभी उनको किसी लिस्ट में नहीं डाला गया। तो जब हम सजाएं देंगे तो वो कोई नई शर्त रख देंगे, वो कहेंगे मंसूर काजी को या अतर काजमी को क्यों इजाजत दी कि वो हमारे ऊपर तनकीद करें, उनको रोको नहीं तो तुम्हारा हम इसी में रखेंगे। तो कोई ना कोई बहाना वो करते रहेंगे जब तक वो कहते हैं ना कि जी आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो, इस किस्म की वो बस ये कोई ना कोई उनको मिलता रहेगा। तो हमारे अंदर ही कोई बुराई होगी जो हमें नजर नहीं आ रही पर उनको हर दफा नजर आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी, थैंक यू वेरी मच। अलीना शिकरी, बहुत आपके टाइम देने का। व्यूअर्स, एक ओपनली एक हमने डिस्कस की चीज़ें, और मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स हो, औरतों के हकूक़ हो या फैटफ हो, एट द एंड ऑफ द डे अनलेस और अनटिल हम लोग खुद इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारा मुल्क स्ट्रांग नहीं होगा। हमने कैसे स्ट्रांग होना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और उन लोगों को वोट दें जो आप में और हम में से हैं। उन लोगों को वोट ना दें जो नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आए हैं, या जिनके ख्याल में वो इसलिए पैदा हुए हैं कि वो हुक्मरान हैं और ये जो 22 करोड़ अवाम है ये कुछ कीड़े मकोड़े हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।